नमस्ते मित्रों, मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2020 का साल, उसमें भी साल का अंतिम दिन और अंतिम महीने में मेरे द्वारा पढ़ी गई एक बेहतरीन किताब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, गौरापंत शिवानी द्वारा लिखित कृष्णकली उपन्यास की चर्चा आज की इस वीडियो में मैं करूँगी। सबसे पहले हम शिवानी जी के बारे में जानेंगे। गौरापंत शिवानी जी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार रही हैं। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ थी और जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमायूं क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गईं। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर उनके निधन तक का उनका लेखन निरंतर जारी रहा। उनकी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास नारी प्रधान रहे। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य और उसके चरित्र का वर्णन बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कृष्णकली उपन्यास की कथा वस्तु की तरफ। इस उपन्यास का प्रारंभ डॉक्टर फेडरिक के कुष्ठ आश्रम से होता है। कुष्ठ रोग के इलाज करने वाली डॉक्टर फेडरिक, उनके आश्रम में कई कुष्ठ रोगी हैं, उनमें से पार्वती भी एक है जिसने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है। पार्वती एक चंचल स्त्री है, इस कारण से वो उसी आश्रम में इलाज पाने वाले असदुल्ला खान नामक पठान के करीब आती है और वो पठान अपना मन बहलने के बाद पार्वती को यूं ही छोड़कर उस आश्रम से भाग जाता है। पार्वती अपनी नवजात शिशु को मारने का प्रयास करती है, लेकिन डॉक्टर फेडरिक उस बच्ची को बचाती है और उसकी देखभाल करने के लिए पन्ना के हवाले उस बच्ची को करती है। पन्ना ने 7 दिन पहले अपने नवजात बच्चे को खोया है और इस बच्ची को अपने गले से लगाकर उसे नया जीवन दान देती है और यही हमारे उपन्यास की नायिका कृष्णकली बनती है। ठीक है, कृष्णकली के माता पिता दोनों कुष्ठ रोगी थे, पर यह कली को कुष्ठ रोग नहीं था, वो कुष्ठ रोग से मुक्त थी। कृष्णकली के माता पिता दोनों को कुष्ठ रोग था, पर कली कुष्ठ रोग से मुक्त थी। पन्ना का अल्मोड़ा शहर में कोई नहीं था। पन्ना की माँ का नाम मुनीर था। मुनीर रौबदार पेशेवर वेश्या थी। मुनीर की 3 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री मणिक, जिसके पिता एक राजवंशी थे। मणिक स्वभाव से क्रूर एवं जिद्दी थी। दूसरी पुत्री हीरा, नाम के विपरीत उसका रूप था। माँ ने उसके जन्मते ही घृणा से मुंह फेर लिया था। इसी को लेकर राजवंशी राणा और मुनीर के संबंध सदा के लिए टूट गए थे। और तीसरी पुत्री पन्ना, जिसका गौर वर्ण, नीली आंखें और सुंदर सुनहले केश देखकर अपनी बदसूरत मंझली पुत्री के जन्म की सारी व्यथा मुनीर भूल जाती है। पन्ना के पिता विदेशी थे। एक कार दुर्घटना में मुनीर और हीरा की मृत्यु हो जाती है। पन्ना के लिए मणिक ने माँ का स्थान ग्रहण कर लिया और अपनी माँ का व्यवसाय दोनों बहनें संभालने लगती। समय यूं ही चल रहा था कि अचानक पन्ना का परिचय विद्युत रंजन से हो जाता है। विद्युत रंजन इंदौर के राजकुमार कॉलेज का प्रतिभाशाली छात्र था। पिता बंगाल की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। पन्ना को पहली दृष्टि में देखकर विद्युत रंजन मुग्ध हो गया। कई वर्षों तक छिप कर ही प्रेम का आदान प्रदान चलता रहा। विद्युत रंजन की माँ को यह खबर पता चलते ही उसका विवाह दक्षिण की किसी बड़ी रियासत की सांवली राजकन्या से कर दिया गया। लेकिन इन सभी बंधनों को तोड़कर विद्युत रंजन पन्ना से यूं ही मिलता रहा और आगे जाकर पन्ना गर्भवती हो गई। इस बात का खुलासा स्वयं पन्ना ने विद्युत रंजन के सामने रखने पर वो कहता है कि मेरे अलावा भी कोई और इसे इस दुनिया में ला सकता है। इतना कहकर विद्युत रंजन चला जाता है।
अपने प्रेमी से आघात भरी बातों को सुनकर पन्ना को झटका लगता है और उसे अपने 8 वर्ष का लंबा प्रेम झूठा लगने लगता है, क्योंकि विद्युत रंजन को छोड़कर कोई भी पर पुरुष उसकी तर्जनी तक नहीं पकड़ पाया था। और वो अल्मोड़ा चली आती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर फेडरिक यानी रोज़ी से हो जाती है और वहाँ पर वो अपनी बच्ची को जन्म देती है और बच्ची को खो देती है। अपनी बच्ची को तो पन्ना खो चुकी थी, अब उसके गोद में जो बच्ची है वो पार्वती की बच्ची यानी कृष्णकली है। उस बच्ची को लेकर पन्ना वापस अपनी बड़ी दी मणिक की कोठी में आती है। वहाँ पर कली की देखभाल करने में जुट जाती है। उस बच्ची को लेकर पन्ना वापस अपनी बड़ी दी मणिक की कोठी में आती है। वहाँ पर कली की देखभाल में जुट जाती है। कली को मणिक के साथ उसकी साथी वाणी सेन से भी अपार प्रेम प्राप्त होता है। कली के थोड़े बड़े होते ही डॉक्टर फेडरिक यानी रोज़ी उसे नैनीताल के कॉन्वेंट में भर्ती करवाना चाहती है और वो उसे लेने के लिए मणिक की कोठी में आती है, लेकिन मणिक कली को उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं होती और वो पन्ना से लड़ पड़ती है। लेकिन पन्ना कली को लेकर डॉक्टर फेडरिक के साथ नैनीताल चली आती है। परीक्षा के बिना बोर्डिंग में कली को दाखिला नहीं मिलता, किंतु कली का रक्त भी उसके सुंदर चेहरे की तरह साफ निकलता है और उसके पिता का सरनेम मजूमदार ही लिखा जाता है। कली की बोर्डिंग पहुंचते ही पन्ना अपनी कोठी में फिर से अकेली हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं पन्ना ने कली के लिए सभी रिश्तों को तोड़ दिया था। पढ़ाई के अलावा कली का मस्तिष्क हर विषयों पर चलता है। समय के साथ अपने जन्म की अनजान पिता की गुत्थी सुलझाने में लगी रहती है। यही तनाव उसे हृदयहीन और विद्रोहिणी बना देता है। हॉस्टल की लड़कियों के कई सामान कली चुराने लगती है। रोज़ी आंटी यानी डॉक्टर फेडरिक उसे बिल्कुल नहीं भाती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार पन्ना के लिए भी रूखा ही साबित होने लगता है। कली के सवालों से परेशान होकर पन्ना कहना तो चाहती है कि उसका पिता विद्युत रंजन है, वो शहर का नामी मंत्री है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। एक बार अखबार में विद्युत रंजन से जुड़ी खबर को पढ़कर पन्ना उसे फ़ोन करती है। 17 वर्षों के पश्चात अपने प्रेमी की आवाज़ सुनकर उसी नम्रता में खो जाती है। पन्ना से मिलने विद्युत रंजन चला आता है। पन्ना अपने जीवन की पूरी कहानी विद्युत रंजन को बताती है, लेकिन विद्युत रंजन से कही हुई हर बात अचानक से आई हुई कली सुन लेती है और कली पन्ना का घर छोड़कर दूर कलकत्ता पहुंच जाती है। कई संघर्षों के बाद वो मॉडल बनती है। कलकत्ता में उसकी रहने की व्यवस्था उसकी सहेली अपनी आंटी लॉरिन के यहाँ करती है, लेकिन लॉरिन सोने का स्मगलिंग का कार्य करती थी। कली भी कुछ समय उस स्मगलिंग के कार्य में जुड़ जाती है, लेकिन इस कार्य से उसका मन ऊब जाता है। यूं ही उसकी मुलाकात बंगाल के एक वैष्णव परिवार की महिला से होती है, जो रेवती शरण तिवारी जी की पत्नी थी, और वही महिला कली को अपने घर रहने के लिए आश्रय देती है। रेवती शरण दंपति की दोनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है। छोटे पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में मारा जा चुका है। बड़ा पुत्र प्रवीर काबुल दूतावास में उच्च पद पर अफसर था। युवा पुत्र के अकाल मृत्यु की वजह से वृद्ध दंपति अस्वाभाविक रूप से गुमसुम हो गए थे। उस घर पहुंचकर कली का प्रवीर की तरफ खिंचाव और प्रवीर का उससे कटे हुए रहना, यह सब सुलझ पाता बड़ी देर हो जाती है, क्योंकि प्रवीर की सगाई हो जाती है और उसके अगले ही दिन वो जान पाया कि कली के कठोर बाहरी कवच के भीतर एक घबराई हुई सहमी सी लड़की है, जो सहारा भी चाहती है और उससे दूर भी भागती है, जो साथ भी चलना चाहती है और डरती भी है कहीं साथ ना छूट जाए। प्रवीर का विवाह हो जाता है।
कली वापस अपनी माँ पन्ना के पास जाती है। जब प्रवीर को उसका पता चलता है तब तक भयानक बीमारी के चपेट में आ चुकी होती है। प्रवीर के मौजूदगी में कृष्णकली का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस उपन्यास में कई स्त्री पात्र हैं जो अपने आप में सशक्त और अपनी अलग अलग कहानियों से हमें आकर्षित करते हैं। कहानी में कुष्ठ रोग का जिक्र है, वेश्या जीवन का दर्द है। उम्र के 17 वर्षों तक कली जिन्हें अपना माता पिता समझ रही थी, वे उसे समझ नहीं पाते। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से संसार को तो परास्त करती है, लेकिन अपने अतीत से वो जीत नहीं पाती। दोस्तों, इस उपन्यास में कई स्त्री पात्र हैं जो अपने आप में सशक्त और अपनी अलग अलग कहानियों से हमें आकर्षित करते हैं। कहानी में कुष्ठ रोग का जिक्र है, वेश्या जीवन का दर्द है। उम्र के 17 वर्षों तक कली जिन्हें अपना माता पिता समझ रही थी, वो उसे समझ नहीं पाते हैं। एक ऐसी जिद्दी लड़की की कहानी है जो अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से संसार को तो परास्त करती है, लेकिन अपने अतीत से जीत नहीं पाती। तो यही हमारी कृष्णकली का सारांश है, समीक्षा है। अगर आपको ये उपन्यास की समीक्षा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही किताबें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।